देश भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी 2 कोविड के मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी 2 कोरोना के मरीज मिले हैं। अब तक पूरे देश में 277 मामले सामने आ चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार इस प्रयास में है कि कोरोना एक बार फिर से देश में पैर ना पसार पाए। इसको लेकर तमाम व्यापक कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी 2 कोरोना पेशेंट्स पाए गए हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। उधर बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। हाई अलर्ट पर जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर नेशनल पार्क, नैनीताल, देहरादून चिड़ियाघर भी हाई अलर्ट मोड पर है। तो उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट मोड पर आया गया। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी कर दी गई है। तो बर्ड फ्लू से हुई बाघिन की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। नैनीताल, देहरादून, सब जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, सेंट्रल यूथ अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जो ये इसको वर्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बार को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में आईसीएआर का ये एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका जो टेस्टिंग हुआ है, उसको तत्काल वहां भेज करके उसकी जांच करा लें और उसको तब तक दूसरे जानवरों से अलग रखें। देखिए, उधर 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बीजेपी प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। 31 मई को बीजेपी प्रदेश में ये बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। तो अहिल्याबाई होलकर जयंती पर बीजेपी इस खास कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से मना रही है, और इसके लिए हमने सभी जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया है, और उन गोष्ठियों के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए,
अपने शासक अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उनका प्रतापी साम्राज्य रहा है जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है, इस सब से जनता वाकिफ हो, हमारी नई पीढ़ी वाकिफ हो। इसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। उधर रुड़की नगर निगम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल रुड़की नगर निगम के हाउस टैक्स बढ़ाए जाने, सैलानी नदी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने और कई अन्य जन समस्याओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहीं धरने में शामिल हुए कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि नगर निगम ने क्षेत्र में नए गांव शामिल किए थे, उन पर भी हाउस टैक्स वसूलने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। बरसात का सीजन आने वाला है लेकिन नालों की सफाई के नाम पर काम जीरो है, जिसको लेकर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि कई सालों से सोलानी नदी का पुल जर्जर है लेकिन आज तक कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भाजपा सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। आज कांग्रेस पार्टी हमारे सम्मानित विधायक फुरकान अहमद जी और पूर्व गृह मंत्री उत्तर प्रदेश राम सिंह सैनी जी के जो है सानिध्य में यहाँ धरने पर बैठी है। चूँकि हमारे यहाँ हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कमर्शियल टैक्स बढ़ाया जा रहा है और हर महीने बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के वायलेशन है उसके बायलॉज का। आप हर माह रेट नहीं बढ़ा। नगर निगम के सामने धरना दिया गया है क्योंकि शहर जो आज समस्याओं से जूझ रहा है और इन जन समस्याओं को उठाने के लिए आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी लोग कांग्रेस के लोग यहाँ पहुँचे और तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे, उनको हमने अपनी बात रखी, उन्होंने ज्ञापन दिया। और मैं समझता हूँ कि आप देखिए किसी भी शहर में, पूरे शहर में आप किसी भी गली में जाओगे, हर गली में ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई दवाई का छिड़काव हो रहा है। और ये टैक्स बढ़ा रहे, भाई टैक्स इस जगह बढ़ा रहे, आप जनता को सुविधा दे रहे। आप किसी भी गली में जाओगे तो आवारा कुत्ते इस तरह घूम रहे कि लोगों को पता नहीं कितनों को काट लिया होगा, उनको इंजेक्शन लगाने पड़ रहे, इलाज करवाना पड़ रहा। आदमी वह भीतर रात को निकल नहीं सकता आवारा कुत्तों के प्रकोप से। तो बहुत सी जन समस्याएं हैं, आज उनको जो है महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उठाने का काम किया और आगे भी इसी तरह का हम काम करते रहेंगे। उधर उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नामकरण किया है। ऐसे में जिन स्टेडियम्स की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार का स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। नरेंद्र मोदी के तो बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने की राजनीति है और बीजेपी अपना तानाशाही रवैया यहां पर दिखा रही है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। उत्तराखंड के 4 बड़े खेल परिसरों के नाम बदलने की जो कवायद है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। करण माहरा ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो सिर्फ नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। तो उत्तराखंड के 4 बड़े खेल मैदानों के नाम बदलने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसका विरोध कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है।
उधर चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 13 लाख के पार चारधाम यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा हो गया है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,87,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। 13 लाख के पार चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच गया है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह यात्रियों में देखने को मिल रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। गंगोत्री धाम में 2,18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। 13 लाख के पार कुल श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच गई है। यमुनोत्री धाम में भी 2,32,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ चारधाम यात्रा में पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम्स के नाम परिवर्तन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज व राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने, हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानसखंड खेल परिसर करने, रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम करने व हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया खेल स्टेडियम का नाम योगस्थली खेल परिसर करने का निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से इन स्टेडियमों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उनको यथावत करने की मांग करती है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। उधर पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बरेली के एक नशा तस्कर को 308 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा है। तस्कर बरेली से बड़ी मात्रा में स्मैक लाकर हरिद्वार में नशे का कारोबार करता था, तो आरोपी के पास से करीब 60 लाख की स्मैक बरामद की गई है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी NDPS एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है और लगातार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त इसका होना बताया जा रहा है। आरोपी के पास से 60 लाख रुपए की ड्रग्स भी बरामद कर ली गई है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बरेली से ड्रग्स लाकर हरिद्वार में यह आरोपी बेचा करता था। उधर उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मसूरी के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की और लोगों को स्वस्थ भोजन खाने की सलाह भी दी। वहीं होटल रेस्टोरेंट्स को भी किसी भी प्रकार के बासी पनीर, मावा, दूध या कुछ भी बासी लोगों को न परोसने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बता दें कि 2 दिनों तक मसूरी में होटल रेस्टोरेंट्स में खाने पीने के सामानों की जांच की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ खाद्य अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया कि सरकार ने जन जागरूकता अभियान चलाया है और 2 दिनों तक मसूरी के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर मसूरी, ये हमारी मोबाइल वैन जो है 4 धाम यात्रा में लगी थी और अवेयरनेस प्रोग्राम इससे चलाया जा रहा फूड टेस्टिंग के लिए। कोई भी जो है फूड टेस्ट करा सकता है इसमें अपनी जानकारी के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो आज इस कड़ी में जो है हमारी वैन मसूरी आई है, तो यहाँ लोग अपना फूड टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे डीसी बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के अगुवाई में ये अभियान चल रहा है और आज यहाँ पे करीब पनीर की और मसालों की टेस्टिंग अभी हमारे सामने हो रही है। तो अभी तक तो जितने भी सैंपल आए हैं वो सब सही पाए गए हैं। अभी और आगे यहाँ पे आज पूरे दिन या पूरी रात यहाँ रहेगी। आज टेस्टिंग यहाँ मसूरी में लोग करा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा और FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मसूरी में एक अवेयरनेस वैन लाई गई है। जिस वैन में, ये मोबाइल वैन है, इस मोबाइल वैन में समस्त खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, वनस्पति, आटा, दाल, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोई भी खाने का प्रोडक्ट, उसकी लैब टेस्टिंग कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता, मसूरी का नागरिक या पर्यटक कोई खाना खा रहा है, उसे किसी खाद्य पदार्थ पर शक है, तो वो उस खाद्य पदार्थ की यहाँ पर आकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है, निःशुल्क टेस्टिंग करा सकता है, जान सकता है कि वो खा रहा है तो अच्छा खा रहा है, नहीं खा रहा है। उधर हरिद्वार के मीरपुर मुआवजपुर गांव में मुख्य सड़क पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटाया है। गांव के लोगों ने मोटा कंक्रीट डालकर रास्ता बंद कर दिया था, जिससे आम जनता की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। जिलाधिकारी के आदेश पर SDM सदर के निर्देश और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्ग से कंक्रीट हटाया गया और रास्ते को दोबारा चालू कराया गया। एक गांव है हरिद्वार तहसील में मीरपुर मुआवजपुर, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था खड़ंजे का। तो कुछ दबंगों द्वारा इसको अवरुद्ध किया गया तथा उस खड़ंजे पर अवैध निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उस कब्जे को आज हटा दिया गया है प्रशासन और पुलिस की मदद से, और ये मार्ग को अब कब्जे मुक्त कराते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। उधर हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 16 मई की सुबह रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। बता दें कि आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। उधर हरिद्वार कॉरिडोर योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रेलवे रोड, बस स्टैंड, चौक चौराहे के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक साथ पुरानी कचहरी स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के समीप लघु व्यापार के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि रेलवे रोड, बस स्टैंड, चौक चौराहे इत्यादि क्षेत्रों में रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा गया। आज रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और तमाम रेलवे रोड के हमारे जो लघु व्यापारी हैं, जो चलती फिरती ठेली लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तमाम उन साथियों को संगठित करते हुए हमने पुनः मांग को दोहराया है कि कॉरिडोर योजना का जिस प्रकार से हरिद्वार में कार्य किया जा रहा है, उस कॉरिडोर योजना में हमारा जो फुटपाथ का दुकानदार है उसको भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि फुटपाथ के दुकानदार के सामने एक भय जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अभी विकास प्राधिकरण द्वारा जो है, पहले PWD द्वारा जो है आपने देखा हो कि नालों पे स्लैब डाल दी गई, अब विकास प्राधिकरण द्वारा जो है उस स्लैब के आगे जो है एंगल लगाए जा रहे हैं। तो वो किस मंशा से लगाए जा रहे हैं, उनके दुकानदारों को जो है समाहित किया जाएगा
उनको जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। आने वाले दिनों में जो है सवेरे कोई व्यक्ति आएगा, ठेली लगाएगा और शाम को अपने घर चला जाएगा, उसको सेफ साइड की जा रही है ताकि वो रोड पे ना आए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई वो रोड पे नहीं आएगा, अगर एंगल लग जाएगी